चूई हमारे पास आ गया, मगर इसने अपने किसी अंदाज से भी ये जाहिर ना होने दिया कि वो हमें अपना आदमी समझता है। बोला, चाय इस वक्त मिल सकती है। मैंने इसका हाथ थाम लिया और इसके करीब मुंह ले जाकर इसका असली मुसलमानों वाला नाम लेकर कहा, तुमने मुझे पहचाना नहीं? वो एक सेकंड के लिए साकित सा होकर मुझे तकने लगा जहां दीदा आदमी था, और फिर इसने इसके पास काफ़ी वक्त गुजारा था। फ़ौरन पहचान गया और मेरा हाथ दबाकर आहिस्ता से कहा, आमिर। मैंने कहा, अब यह नाम फिर मत लेना। चूई उठा और एक नौकर की तरफ मुखातिब होकर बोला, ओए तोताराम, चाय के 2 कप बना कर लाओ। फिर मेरी तरफ देखकर कहने लगा, सरदार जी हमें क्षमा करें कि हम इस वक्त आपको चाय के साथ डबल रोटी के 2-4 स्लाइस ही पेश कर सकते हैं। मैंने कहा, महाराज कोई बात नहीं, गुजारा हो जाएगा। हमारी गाड़ी लेट हो गई थी, सोचा दरबार साहब जाकर कुछ भोजन पानी कर लेंगे, मगर रास्ते में आपका ढाबा देखा तो रुक गए कि शायद खाने को कुछ मिल जाए। चोई ने अब हमसे कोई बात न की, वो वापस जाकर काउंटर पर बैठ गए। इसका मुंशी रजिस्टर बंद करके इसे राम राम कहता हुआ चला गया। थोड़ी देर बाद हमारे सामने चाय और स्लाइस आ गए। मैं और सोनिया चाय पीने और स्लाइस खाने लगे। सोनिया ने आहिस्ता से कहा, क्या ये हमारा एजेंट है? मैंने सरगोशी से कहा, यह हमारा बाकायदा एजेंट नहीं है, असल में ये स्मगलरों का यहाँ सरदार है, लेकिन इसकी हमदर्दियाँ हमारे मुल्क के साथ हैं और मेरा पुराना दोस्त है। यह हमें बॉर्डर क्रॉस करवा देगा और हम अपने वतन पाकिस्तान पहुँच जाएंगे। सोनिया दोनों स्लाइस खा गई। शायद एक अरसे के बाद इसे इत्मीनान से कुछ खाने का मौका मिला था। जब होटल का आखिरी नौकर भी चला गया तो चूई अपने कमीज को हवा देता हुआ एक भारतीय फिल्मी गाना गुनगुनाते हुए हमारे करीब आया और बोला, आमिर, तुम्हें ऊपरी मंजिल में वो कमरा तो नहीं भूला होगा जहाँ तुम अक्सर आकर ठहरा करते थे? मैंने कोई जवाब देने की बजाय सोनिया को इशारा किया। हम उठे और सीढ़ियाँ चढ़कर दूसरी मंजिल पर आ गए। यहाँ साथ साथ 3 कमरे थे। मुझे माजी का वो ज़माना याद आ गया जब मैं अपने मिशन के लिए पहले बार चूई के आदमियों की वसादत से बॉर्डर क्रॉस करने के बाद यहाँ आया था। मैं कोने वाले कमरे में आकर ठहरा था। इसके बाद अपने मिशन के सिलसिले जब भी मेरा अमृतसर आना होता तो मैं इसी कमरे में रात बसर किया करता था। हम कमरे में आ गए। कमरे में वही पलंग, सिंगार मेज़, 2 कुर्सियाँ और छोटी गोल मेज़ पड़ी थी। मैंने छत का पंखा चला दिया। थोड़ी देर बाद चूई भी आ गया। इसने आते ही पूछा, ये औरत कौन है? मैंने इसे मुख्तसर अल्फाज में बताया कि यह हमारे वतन की एक अमानत है जो दुश्मन के मुल्क में कैद थी। अब मैं इसे यहाँ से निकाल कर पाकिस्तान पहुँचाना चाहता हूँ, लेकिन तुम्हारी मदद के बगैर मैं इसे अपने साथ बॉर्डर क्रॉस नहीं करवा सकता। वो सोच में पड़ गया। सिगरेट फर्श पर फेंक कर पाँव तले मसला और कुर्सी पर बैठ गया। आजकल बॉर्डर की हालत बड़ी ख़तरनाक है। सिक्योरिटी फोर्स के साथ इंडियन फौज भी गश्त लगाती है। खुद हमने अपने आदमियों को आने से मना कर रखा है। तुम मेरे दोस्त हो और मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम अपने वतन से बेपनाह प्यार भी करते हो। तुमने पाकिस्तान के लिए यहाँ रहकर बहुत काम किया है और कई बार अपनी जान तक खतरे में डाली है। यह भी वतन अजीज़ की जानिब से हम पर आयद एक फ़र्ज़ है जिसे हमें अदा करना है। अगर मुझे नहीं तो मैं चाहता हूँ कि तुम कोई ऐसा इंतज़ाम करो कि कम से कम सोनिया को भारत से निकाल कर पाकिस्तान पहुँचा दो। चूई उठते हुए बोला, अभी तुम लोग आराम करो, कल बात करेंगे। अगर चाहो तो साथ वाले कमरे में चले जाओ, वहाँ 2 पलंग हैं। मैं सोनिया को अपने से अलग नहीं करना चाहता था। इसके कमरे में सोना भी मुनासिब नहीं था। मैंने कहा, सोनिया इस कमरे में ही सोएगी, मैं कमरे के बाहर चारपाई बिछाकर लेट जाऊंगा। चोई बोला, जैसे तुम्हारी मर्जी, मगर मुंह अंधेरे तुम्हें कमरे के अंदर चले जाना होगा, क्योंकि सुबह सुबह मेरे हिंदू नौकर आ जाते हैं। तुम लोगों को यहाँ बेहद एहतियात करनी होगी। सोनिया को भी समझा देना कि यह किसी से गैर ज़रूरी बात न करे। वो चला गया। मैंने सोनिया को अच्छी तरह से ब्रीफिंग कर दी और कमरे से बाहर आ गया। बाहर दीवार के साथ एक चारपाई लगी थी। इसे कमरे के आगे डाला और खाली चारपाई पर लेट गया। ऊपर आसमान नजर आ रहा था। बादल अब गरज नहीं रहे थे, बारिश भी नहीं हो रही थी। ठंडी हवा का झोंका कभी कभी आ जाता था। सोनिया ने अंदर से कुंडी चढ़ा ली थी। 2 दिन तक हम इस होटल में तकरीबन रोपोशी की हालत में रहे। शाम के वक्त में थोड़ी देर के लिए हाल दरवाजे की जानिब निकल जाता था। तीसरे दिन हमारे दोस्त चूई ने बताया कि इसने एक खास आदमी को ये पैगाम देकर बॉर्डर पार भेजा है कि हम दोनों को सरहद पार ले जाने का कोई दूसरा जरिया इख्तियार करने की कोशिश की जाए, क्योंकि सरहद सिक्योरिटी फोर्स और इंडियन आर्मी के दस्तों की गश्त दिन रात जारी रहती है और ऐसी सूरत हाल में किसी अनाड़ी लड़की का बॉर्डर क्रॉस कराना खतरनाक हो सकता है। मुझे उसका यह तरीक़ेकार कुछ नामुनासिब लगा, क्योंकि मैं इस मामले में हाई कमांड को मुलव्वस नहीं करना चाहता था। लेकिन जब एक रोज़ मुझे चूई ने आकर बताया कि सरहद पार से एक आदमी मुझसे मुलाकात के लिए खुसूसी तौर पर भेजा गया है, तो मैं दिल में कुछ हैरान सा हुआ, क्योंकि यह मसला इतना संगीन और इस कदर अहमियत का हामिल नहीं था। बहरहाल मुझे इस अमर से खुशी हुई कि सोनिया वापस अपनी माँ के पास पहुँचा दी जाएगी। कम से कम इसकी मुसीबतें तो ख़त्म हो जाएंगी। जो आदमी सरहद पार से आया था, इसने अमृतसर में दाखिल होते ही मुझसे मुलाकात की ख्वाहिश जाहिर की।
चुई से लेकर मेरे कमरे में आ गया। सोनिया दूसरे कमरे में सो रही थी। सरहद पार से आने वाला आदमी हिंदू जोगी के भेष में था और मेरे कमरे में तुलसीदास की लिखी हुई रामायण के अशआर गुनगुनाता हुआ दाखिल हो गया। हम दोनों ही ये तस्दीक करना चाहते थे कि आया हम वही हैं जो हम एक दूसरे को समझ रहे हैं। इसने खास कोड बोला। मैंने 20 का जवाब जब कोड लफ्ज़ में ही दिया तो इसने दरवाज़ा बंद कर दिया। चुई को इसने पहले ही नीचे भेज दिया था। दरवाज़ा बंद करते ही वो मेरे करीब होकर बैठ गया और बोला, हम कई रोज़ से तुम्हारी तलाश में थे। हमने भारत के कई शहरों में अपने खुफिया आदमियों से तुम्हारे बारे में पूछा, मगर किसी तरफ से कोई तसल्ली बख्श जवाब न मिला। मैंने कहा, खुदा का शुक्र है कि मैं एक तवील और दुश्वार जद्दोजहद के बाद सोनिया को दुश्मन की कैद से निकाल लाने में कामयाब हुआ। अब मैं चाहता हूं कि पहली फुर्सत में इसके साथ सरहद पार करके अपने प्यारे वतन पहुंच जाऊं। अपने खुफिया एजेंट ने मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, सोनिया की तुम फिक्र न करो, हम इसे पाकिस्तान पहुंचा देंगे, लेकिन तुम्हें यहाँ से यूरोप के एक मुल्क में जाना होगा। मैं अपने एजेंट का साधुओं वाला चेहरा तकने लगा कि ये इसने क्या कह दिया, मैं यूरोप जाकर क्या करूँगा। जब मैंने इससे यही सवाल किया तो इसने मेरे कंधे को आहिस्ता से दबाया और बोला, ये सब कुछ तुम्हें बहुत जल्द बता दिया जाएगा। अब तुम जल्दी से सोनिया को तैयार करो, तुम भी तैयार हो जाओ। हम रात 9:15 बजे वाली गाड़ी में चंडीगढ़ रवाना होंगे। चंडीगढ़? मैंने इस्तफसार किया तो अपने एजेंट ने अपने होठों पर उंगली रख दी। मैं चुप हो गया। इसने मेरे करीब होकर कहा, इस होटल वाले दोस्त को भी मत बताना कि तुम चंडीगढ़ जा रहे हो, मैं तुम्हें अमृतसर रेलवे स्टेशन पर मिलूंगा। ये कहकर वो उठा और बाहर निकल गया। थोड़ी देर बाद चुई मेरे कमरे में आ गया और पूछने लगा कि क्या प्रोग्राम बना। मैंने इसे कहा कि अपना एजेंट हमें रात को पतली घर के करीब किसी जगह छुपा कर रखना चाहता है, जहां से वो रात के पिछले पहर हमें लेकर सरहद की तरफ रवाना होगा। चुई को मैंने चंडीगढ़ के बारे में कुछ न बताया। चुई बोला, ये लोग तुम्हें बॉर्डर क्रॉस करा देंगे अभी, क्योंकि इनके हाथ बड़े लंबे होते हैं, हमारी पहुंच तो बड़ी महदूद होती है। इसने तुम्हें बता दिया है कि पतली घर कहाँ जाना है? मैंने कहा कि हाँ, एक ख़ास जगह पहुंचने के लिए मुझे कहा गया है। चुई ने फ़ौरन कहा, तो फिर जल्दी से यहाँ से निकलने की तैयारी करो, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम यहाँ मेरे नौकरों की नज़र में आ गए हो। कहीं कोई मुसीबत नाजिल ना हो जाए, मुझे यही डर है। मैंने सोनिया को जाकर सारी बात समझाई। वो इसी वक्त तैयार हो गई। मैंने इसे साथ लिया और होटल से निकलकर हाल बाजार में से गुजरते हुए दरवाजे पर आकर एक साइकिल रक्षा करवाया और रेलवे स्टेशन की तरफ चल पड़ी। अगरचे गाड़ी छूटने में अभी 2 घंटे बाकी थे, लेकिन मैं ये वक्त रेलवे स्टेशन पर गुजारना चाहता था। मैंने चंडीगढ़ के 2 टिकट खरीदे और सोनिया के साथ प्लेटफॉर्म के एक बेंच पर आकर बैठ गया। मैं सर से पाँव तक सिख बना हुआ था और सोनिया भी सिखनी ही लगती थी। मैंने एहतियात के तौर पर इसे हिदायत कर रखी थी कि वह अपने दुपट्टे का जरा सा घूंघट यूँ निकाल कर रखे कि आसानी से कोई इसकी शक्ल ना देख सके। मेरी निगाहें प्लेटफॉर्म की रोशनी और मुसाफिरों के हजूम में अपने एजेंट साधु को ढूंढ रही थी। वो अभी तक मुझे कहीं नजर नहीं आया था। मैंने जेब से ग्रंथ साहब का गुटका निकाल लिया और इसका बाआवाज़े बुलंद विर्द शुरू कर दिया। मैं इंटेलिजेंस वालों की नज़रों को धोखा देना चाहता था। बैठे बैठे बड़ी मुश्किल से 1.25 घंटा गुजरा। हमारे बेंच पर सोनिया की दूसरी जानिब एक हिंदू औरत अपने बच्चे को गोद में लिए बैठी इसे साड़ी का पल्लू आगे किए दूध पिला रही थी। इसने सोनिया से बातें शुरू कर दी कि वो कहाँ जा रही है। सोनिया ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया था। मैंने जल्दी से हिंदू औरत से कहा, बहन जी, मेरी पत्नी गूंगी है। हिंदू औरत किसी कदर अफसोस का इजहार करते हुए बोली, राम राम, इतनी सुंदर पत्नी और गूंगी। मैं दोबारा ग्रंथ की बानी पढ़ने लगा। सोनिया को मैंने इशारा दे दिया था कि अब वो जुबान से एक लफ्ज़ भी ना निकाले। ये पेशबंदी मैंने इसलिए की थी कि सोनिया के मुंह से बेहतियाती से निकला हुआ कोई लफ्ज़ हमें किसी मुश्किल में फंसा सकता था। प्लेटफॉर्म पर मुसाफिरों की नकलो हरकत में तेज़ी आ गई। सिख और हिंदू कुली रेलवे लाइन के करीब प्लेटफॉर्म के किनारे पर कतार बनाकर बैठते चले गए। मालूम हुआ कि चंडीगढ़ जाने वाली गाड़ी शेड से आ रही है। कुछ देर बाद गाड़ी के डब्बे आकर प्लेटफॉर्म पर लग गए। मुसाफिरों में हलचल मच गई। हर कोई सामान उठाए डब्बे की तरफ बढ़ा। अजीब अफरा तफरी का आलम पैदा हो गया जो हमारे लिए बड़ा साजगार था। हिंदू औरत भी अपने बच्चे को लेकर कुली के सर पर सामान रखवा कर गाड़ी की तरफ चली गई। हमारी बेंच खाली हो गई। मैंने सोनिया की तरफ देखे बगैर कहा, अब तुम गूंगी ही बनी रहना, हमारा आदमी बस आता ही होगा। सोनिया ने सरगोशी में कहा, अगर वो ना आया तो क्या करेंगे? मैंने बड़े सुकून से कहा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। अभी यह जुमला मेरी जुबान पर ही था कि मुझे प्लेटफॉर्म पर अपना एजेंट साधु आता दिखाई दिया। वो बड़ी शान बेनियाजी से चलता हुआ हमारे करीब ही बेंच पर आकर बैठ गया। इसका चेहरा रेलगाड़ी की तरफ था। इसने आहिस्ता से कहा, सामने वाले डब्बे से पीछे की जानिब तीसरे डब्बे में सवार हो जाए, मैं तुम्हें चंडीगढ़ के स्टेशन पर मिलूंगा। जलंधर से गाड़ी बदलनी होगी। वो उठकर चला गया। इसके जाते ही मैंने सोनिया को लिया और एजेंट के कहने के मुताबिक एक डब्बे में मुसाफिरों के साथ ही दाखिल हो गया। डब्बे में काफ़ी रश था। हम दोनों मुसाफिरों के साथ ही दाखिल हो गए। हम दोनों लोगों के सामान के पास फर्श पर बैठ गए। सोनिया मेरी हिदायत के मुताबिक बिल्कुल खामोश थी। ठीक वक्त पर इंजन ने विसल दिया और गाड़ी प्लेटफॉर्म पर आगे की तरफ खिसकने लगी। अमृतसर से जालंधर तक का फासला 40 मील है।
ट्रेन चूंकि तकरीबन हर वक्त छोटे स्टेशन पर ठहरती है, इसलिए ये सफ़र 2 घंटे में तय हुआ। तकरीबन आधी रात के वक्त ट्रेन जालंधर पहुंची। यहाँ से हमें चंडीगढ़ के लिए गाड़ी बदलनी थी। हमारी गाड़ी आगे रवाना हो गई। अब जालंधर के प्लेटफॉर्म खाली रह गए। मैंने कुली से पता किया तो मालूम हुआ कि चंडीगढ़ को ट्रेन सुबह 4 बजे जाएगी। अब एक बार फिर मेरी निगाहें अपने एजेंट को तलाश करने लगी। खाना हमने अमृतसर वाले होटल में ही खा लिया था। मौसम यहाँ भी खुशगवार था। आसमान इसी तरह अबर आलूद था, मगर बारिश नहीं हो रही थी। हम प्लेटफॉर्म पर ज़रा आगे जाकर एक बेंच पर बैठे थे। सोनिया ने अब मुझसे तफसील मालूम करनी चाहिए कि चंडीगढ़ हम क्यों आए हैं और यहाँ से कौन सा बॉर्डर क्रॉस करेंगे। मैंने इसे बताया कि हमें किसी दूसरे तरीके से बॉर्डर पार पहुँचाया जाएगा। मैंने इसे ये बताने की ज़रूरत महसूस न की कि मैं हाई कमांड की हिदायत के मुताबिक इसके साथ वतन वापस नहीं जा रहा। सोनिया खामोश हो गई। एक रेडी वाला चाय बेचता हमारे करीब से गुजरा तो हमने इससे 2 कप चाय लिए और पीने लगे। रेडी वाला हमसे ज़्यादा दूर नहीं था। इतने में मुझे प्लेटफॉर्म के दरवाजे की जानिब अपने एजेंट की शक्ल दिखाई दी। वो साधु ही के भेस में चला रहा था। इसने हमें देख लिया था। वो हमारे बेंच से थोड़ी दूर प्लेटफॉर्म के फर्श पर ही आलती पालती मारकर बैठ गया। मैंने जल्दी जल्दी चाय पीकर कप रेडी वाले को दिया। सोनिया का कप भी इसके हवाले किया। रेडी वाला आगे निकल गया। एजेंट ने हमारी तरफ देखे बगैर कहा, बाबा लोग रात को चाय पीना अच्छा नहीं होता। मैंने कोई जवाब न दिया। मैं समझ गया कि वो नहीं चाहता था कि हम रेडी वाले को करीब खड़ा करके चाय पीते। दुश्मन मुल्क में भेस बदल कर सुराग रसानी करने के कुछ आदाब और असूल होते हैं। ये बात इन आदाब की मुनाफी थी। अपना एजेंट फर्श से उठकर हमारे सामने प्लेटफॉर्म पर टहलने लगा। वो हमारे सामने से गुजरते हुए बोला, आइंदा इस तरह किसी रेडी वाले को अपने सामने खड़ा होने की दावत मत देना। वो आगे निकल गया। पलट कर वापिस आया तो दूसरी बार सामने से गुजरते हुए बोला, चंडीगढ़ में एक रोज़ गार्डन है। तुम लोग रोज़ गार्डन के पीछे गेट के पास बैठकर मेरा इंतज़ार करना। इतना कहकर वो प्लेटफॉर्म के गेट की तरफ चल दिया। हमारे इर्द गिर्द हमारे सिवा दूसरा कोई मुसाफिर नहीं था। प्लेटफॉर्म दूर तक वीरान था। इसी तरह रात गुजरती चली गई। सोनिया को नींद आने लगी। मैंने इसे वहीं बेंच पर लेट जाने को कहा और वो दोहरी होकर बेंच पर लेट गई। मैं गुटखा हाथ में लिए गुरबानी का जाप करने लगा। रात ढलती गई और फिर पू फट गई। प्लेटफॉर्म पर मुसाफिरों की आमद शुरू हो गई। चंडीगढ़ को जाने वाली गाड़ी जालंधर ही से तैयार हुई थी। रवानगी से आधे घंटे पहले ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आकर लग गई। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया। सोनिया को जगाया और 3rd क्लास के एक डब्बे में घुसकर कोने में अपनी जगह बना ली। डब्बे में चंद एक मुसाफिर ही थे। टॉयलेट में जाकर हमने बारी बारी मुंह धोया। मैं खिड़की के पास सीट पर बैठकर दाढ़ी के बालों में लकड़ी की छोटी सी कंघी फेरने लगा। सोनिया को एहतियात के तौर पर मैंने ऊपर वाली बर्थ पर लिटा दिया ताकि वो खामखा दूसरों की नज़रों में आने से बच जाए। डब्बे में मजीद कुछ हिंदू मर्द, औरतें और कुछ सिख मुसाफिर आकर बैठ गए। आखिर ट्रेन चंडीगढ़ की तरफ रवाना हो गई। चंडीगढ़ का इलाका सतह मुर्तफा का इलाका है और हिमाचल प्रदेश की पहाड़ियों का दामन कहलाता है। इस इलाके में मैदानों और पहाड़ों दोनों की कैफियत मौजूद है। मैं पहली बार चंडीगढ़ जा रहा था। इस एतबार से मुझे बेहद मोहतात रहने की ज़रूरत थी कि मशरक़ी पंजाब का सदर मुकाम था। दिन निकल आया था कि ट्रेन चंडीगढ़ पहुंच गई। मैंने सोनिया को उठाया और हम स्टेशन से बाहर आ गए। एक साइकिल रिक्शा पर बैठे और इसे रोज़ गार्डन की तरफ चलने को कहा। साइकिल रिक्शा चंडीगढ़ की कुशादा साफ सुथरी सड़क पर चलने लगा। शहर बेदार हो चुका था। मुसाफिरों से भरी हुई बसें सड़क पर से गुजर रही थी। रिक्शे वाले ने रोज़ गार्डन के करीब पहुंचकर पूछा कि हम कौन से ब्लॉक में जाएंगे। मैंने कहा, भैया तुम हमें यही उतार दो, हम ब्लॉक खुद ही ढूंढ लेंगे। हम रोज़ गार्डन के अकबी गेट के पास आए तो देखा कि हिंदू और सिख मर्द बाग के रविशों पर सैर करते फिर रहे थे। गेट के एक जानिब गहरा नाला था जिसमें दूर नीचे पानी बह रहा था। किनारे पर ऊंची नीची झाड़ियाँ उगी हुई थी। हम झाड़ियों की ओट में इस तरह बैठ गए जैसे सुस्ता रहे हों। यहाँ ज़्यादा बैठने से हम पर शक किया जा सकता था। मैं उठकर झाड़ी के आगे यूं टहलने लगा जैसे सैर करने यहाँ आया हूँ। दूर से एक टैक्सी आ रही थी। टैक्सी मेरे करीब आकर रुक गई। इसमें से हमारा एजेंट अपने हुलिये में निकला कि इसने पतलून और सफ़ेद कमीज़ पहन रखी थी। दाढ़ी मूंछ इसकी साधु के हुलिये में भी नहीं थी। मुझे देखते ही बोला, मामा जी आइए मैं टैक्सी ले आया हूँ। मामी जी कहाँ हैं? मैंने सोनिया को इशारा किया। वो झाड़ी की ओर से निकल आई। हम टैक्सी में सवार हो गए और टैक्सी किसी नामालूम मकाम की जानिब रवाना हो गई। हमारा एजेंट अगली सीट पर बैठा था। इसने गर्दन घुमाकर कहा, मुझे पूरी आशा है मामा जी कि आपका वीज़ा आज लग जाएगा। क्षमा कर दीजिएगा, आपको वीज़े के लिए बड़ा कष्ट उठाना पड़ा। मैं समझ गया कि हमें किसी मुल्क के हाई कमिश्नर के दफ्तर में ले जाया जा रहा था, मगर चंडीगढ़ में हमारे मुल्क का हाई कमीशन नहीं था। फिर हम किस मुल्क के हाई कमीशन में जा रहे हैं? कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैंने अपने एजेंट से कहा, कष्ट की कोई बात नहीं है पुत्र, अब वाहे गुरु की कृपा से वीज़ा लग जाएगा।
आपका केस बड़ा स्पेशल है मामा जी। आप अपने पुत्र से मिलने जा रहे हैं, वीज़ा ज़रूर मिल जाएगा। ये सारी बातें हमारा एजेंट टैक्सी ड्राइवर को गोश गुजार करने के लिए कह रहा था। ये इसका अपना तरीक़ेकार और हिकमत अमली थी। मैं इसकी हाँ में हाँ मिलाता गया। टैक्सी अब बड़े कुशादा और खूबसूरत इमारतों वाले इलाके में दाखिल हो गई थी। फिर वो एक शानदार बंगले के गेट की एक जानिब रुक गई। मैंने बाहर निकलकर बंगले के बाहर लगा हुआ पीतल का बोर्ड पढ़ा। वहाँ हिंदी, पंजाबी और अंग्रेज़ी में एक एशियाई मुल्क का नाम लिखा था। मुझे यहाँ इस मुल्क का नाम जाहिर करने की इजाज़त नहीं है। सिर्फ इतना ही बता सकता हूँ कि वो मुल्क पाकिस्तान का दोस्त मुल्क है। एजेंट ने टैक्सी वाले को रुख्सत किया और हमें लेकर हाई कमीशन के गेट में दाखिल हो गया। अब वो हमारे बिल्कुल साथ चल रहा था। आहिस्ता से बोला, इस तरह हाई कमीशन के दफातर हैं, यहाँ हम नहीं जाएंगे। सामने यही सड़क दाएं जानिब छोटी सी कोठी की तरफ जाती है। ये हाई कमिश्नर की रिहाइशगाह है। हम इधर को मुड़ जाएंगे। हम हाई कमिश्नर की रिहाइशगाह के अकबी बरामदे में आकर बांस की कुर्सियों पर बैठ गए। हमारा एजेंट एक कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर चला गया। सोनिया कहने लगी, ये तो हाई कमीशन है। मैंने आहिस्ता से कहा, लगता है हम इसी मुल्क की वसातत से वतन पहुँचेंगे। अब कोई बात न करना। कोई 10 मिनट के बाद हमारा एजेंट बाहर निकला और इशारे से हमें अपने साथ आने को कहा। हम एक सजे सजाए कमरे में आ गए जो एयर कंडीशन था। इस कमरे से मुल्हिक साथ साथ बने हुए 2 बेडरूम थे। एजेंट ने सोनिया को पहले वाले बेडरूम में ले जाने के बाद कहा कि तुम यहाँ आराम करो और मुझे दूसरे बेडरूम में ले आए। इसने दरवाज़ा बंद कर दिया और सिगरेट सुलगाते हुए बोला, अब तुम्हें सिख ही बने रहना होगा। सोनिया को हम इस हाई कमीशन की वसातत से कल शाम के वक्त नई दिल्ली और फिर वहाँ से बजरिया हवाई जहाज़ पाकिस्तान पहुँचा देंगे। सब इंतज़ाम हो चुका है। मैंने कहा, मेरे बारे में क्या हिदायत है? क्या मेरा यूरोप जाना बहुत ज़रूरी है? एजेंट ने सिगरेट का कश लगाया और सोफे पर बैठते हुए बोला, इस सिलसिले में तुम ज़रूरी हिदायत अपने बॉस से वसूल करोगे। थोड़ी देर में वो तुमसे फ़ोन पर बात करेगा। मैंने तज्जुब का इजहार किया और कहा कि मेरा बॉस यहाँ चंडीगढ़ में कैसे आ गया? वो तो अपने वतन अजीज़ में होगा। एजेंट बोला, वो वहीं से तुम्हारे साथ बात करेगा। बेड के पास तबाई पर फ़ोन पड़ा था। इस फ़ोन पर कोई नंबर नहीं लिखा हुआ था। मैंने अपने एजेंट से कहा कि क्या वो मुझे तफसील से कुछ नहीं बता सकता। इसने जवाब दिया, मुझे इसकी इजाज़त नहीं है। और हाँ, सोनिया के बारे में तुम बिल्कुल फ़िक्र न करो। अब वो तुम्हारे दर्द सर नहीं, हमारा दर्द सर है। हमने इसे पाकिस्तान पहुंचाने के लिए सफारती सतह पर बहुत बड़ा ख़तरा मोल लिया है, लेकिन ये बहुत ज़रूरी था क्योंकि मिस्र भी हमारा दोस्त और बरादर इस्लामी मुल्क है। हमें इसकी इज्जत और वक़ार का भी पास है। बहरहाल तुम इस फ़ोन के पास ही बैठे रहना। मैं सोनिया के लिए नाश्ते का कहकर अभी आता हूँ। एजेंट चला गया। मैंने बेडरूम का जायज़ा लिया। बिल्कुल जदीद किस्म का कमरा था। दीवारों पर कोई कैलेंडर, तस्वीर या मोनोग्राम नहीं था। मालूम होता था कि यह मेहमानों के लिए बनाया गया है। दीवार के ऊपर लगा हुआ एयर कंडीशन चल रहा था। चंद लम्हे ही गुजरे थे कि फ़ोन की घंटी बोल उठी। मैंने चौंक कर टेलीफोन की तरफ देखा। इसके साथ ही हमारा एजेंट भी कमरे में आ गया। इसने फ़ोन की घंटी की आवाज़ सुनकर इशारा किया कि रिसीवर उठाओ, ये तुम्हारा ही फ़ोन है। मैंने रिसीवर उठाकर कान से लगाया तो दूसरी तरफ से आवाज़ आई, मेरा कोड नंबर डैश है, तुम्हारा कोड नंबर क्या है? मैंने आवाज़ पहचान ली थी। यह हमारे पुराने बॉस चौधरी साहब की थी। मिलिट्री इंटेलिजेंस के डायरेक्टर जनरल थे। मैंने इनका कोड नंबर सुन लिया था। ये वही कोड नंबर था जो उन्होंने कुछ अर्सा पहले मुझे बताया था। अब मैंने भी अपना कोड नंबर बता दिया। दूसरी तरफ से चौधरी साहब ने कहा, हमारा एजेंट नंबर 11 तुम्हारे साथ है। वो जैसा कहे वैसे ही करना। तुम जो चीज़ अपने साथ लाए हो वो इसके हवाले कर दो, वो हम तक पहुँच जाएगी। क्या तुम समझ रहे हो? मैंने कहा, जी हाँ मैं समझ रहा हूँ, लेकिन सर मैं अपनी चीज़ खुद लेकर जाना चाहता था। दूसरी तरफ से आवाज़ हवा में गायब होकर बिखर सी जाती थी। साफ मालूम हो रहा था कि सरहद पार से वायरलेस पर बातचीत की जा रही है। बीच बीच में बातचीत का राब्ता यकलख्त मुनक़ता भी हो जाता था। चौधरी साहब की आवाज़ आई, तुम्हारी खिदमत वतन के लिए बहुत कीमती है, हम इनकी कदर करते हैं। अभी तुम्हारे वतन वापस आने का वक्त नहीं आया। हमारा आदमी नंबर डैश तुम्हें सब कुछ बता देगा। खुदा हाफिज़। गुफ्तगू का सिलसिला टूट गया। मैंने रिसीवर रख दिया। अपना एजेंट मेरे करीब ही सोफे पर बैठकर सिगरेट पी रहा था। मेरी तरफ गौर से देखते हुए बोला, तुम्हें एक इंतहाई नाजुक और अहम तरीन मिशन सौंपा जा रहा है। मैंने बेजारी से कहा, सारे मिशन अहम और नाजुक होते हैं। इसने सिगरेट की राख एस्ट्रे में झाड़ते हुए कहा, जब तुम्हें नए मिशन की तफसीलात बताई जाएंगी तो तुम खुद ही कह उठोगे कि यह बड़ा मुश्किल मिशन है। इसने जैसे मेरे तजर्बे और मेरी कमांडो की हैसियत से मेरी जुर्रत और महारत को चैलेंज किया था। मैंने कहा, माफ़ करना भाई, तुम मुझे नहीं जानते, मेरे लिए कोई मिशन मुश्किल नहीं होता। वो मुस्कुराया, सोफे से उठा और बोला, तुम्हारा नाश्ता आ रहा है। मैं चाहता हूँ कि तुम नाश्ते के बाद कुछ देर इस बिस्तर पर लेट कर आराम करो। तुम्हें आराम की बहुत ज़रूरत है। सोनिया की फिक्र न करना, वो यहाँ से एक फैमिली की ख़वातीन में पहुँचा दी जाएगी। ये कहकर वो बाहर निकल गया। अपने बॉस चौधरी साहब से बात करने के बाद मुझे सोनिया की जानिब से इत्मीनान हो गया था। एक तरह से वो पाकिस्तान पहुँचा दी गई थी। इन लोगों का तरीक़ेकार भी मेरे लिए कोई अजनबी नहीं रहा था। ये ऊंची सतह की सफारतकारियाँ थी। ऊपर की सतह पर दो दोस्त मुल्क गैर ममालिक में रहते हुए भी एक दूसरे के मफादात का ख्याल रखते हैं।
और अपने महदूद वसाइल और इख्तियारात के अंदर रहते हुए भी एक दूसरे के काम आते हैं। हमारे दोस्त मुल्क का हाई कमिश्नर भी उन्हीं असूलों पर कारबंद रहते हुए हमारे काम आ रहा था। इसकी वसातत से 2 रोज़ बाद सोनिया वापस पाकिस्तान पहुंचा दी गई। मेरा मसला अभी तक जूं का तू था। ये बात मुझ पर वाज़ेह नहीं हो सकी थी कि मेरा मिशन क्या है और ये किस किस्म का मिशन है कि जिसके लिए मुझे इस कौंसल जनरल की वसातत से यूरोप के किसी दूसरे मुल्क में पहुंचाया जा रहा है। 1 हफ्ता गुजर गया। इस असना में हिदायत के मुताबिक मैं कौंसल जनरल की रिहाइशगाह वाले गेस्ट रूम में था। सिर्फ एक मुलाजिम मुझे चाय और खाना वगैरह और ज़रूरियात की अशिया दे जाता था। 8वें रोज़ हमारा एजेंट आ गया। इसके हाथ में एक ब्रीफकेस था। बहुत जी चाहा कि इससे पूछूं मुझे कब तक इस बेडरूम में बंद रखा जाएगा, लेकिन मैं खामोश रहा। वो मेरे करीब ही सोफे पर बैठ गया। इसने भी मेरी कैद तन्हाई के बारे में कोई बात न की। ब्रीफकेस खोला और इसमें से एक पासपोर्ट निकाल कर मुझे दिया और बोला, ये तुम्हारा पासपोर्ट है। तो दोस्तों, अगली किस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकॉन को भी दबा दें ताकि हर जो आने वाली वीडियो है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे।